नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए RT अधिनियम 2009 पार्ट 2। इससे पहले हम पहला पार्ट पढ़ चुके हैं कि RT 2009 के बारे में कुछ विशेष तथ्य थे, उनके बारे में हमने बताया कि शिक्षा है वो कौन सी सूची का विषय है। वर्तमान में केंद्र सरकार में शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली को कौन संचालित करता है, ये काफ़ी बिंदुओं पे हमने चर्चा की थी। तो दोस्तों, टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम RT 2009 पार्ट 2 लेकर आए हैं। तो आइए हम टॉपिक को शुरू करते हैं। तो पहला हमारा आज का जो क्वेश्चन होगा वो इस प्रकार है। यूनेस्को ने 21वीं सदी की शिक्षा रिपोर्ट जारी की है। उसका शीर्षक क्या है? हाँ दोस्तों, कि यूनेस्को ने 21वीं सदी की शिक्षा रिपोर्ट जारी की है, उसका शीर्षक क्या है? तो दोस्तों, अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो इसका शीर्षक था लर्निंग द ट्रेजर विनिंग यानी कि बात करें कि यूनेस्को ने 21वीं सदी में शिक्षा रिपोर्ट जारी की थी, उसका शीर्षक था लर्निंग द ट्रेजर विदिंग। दोस्तों, इसको लिखने वाला कौन था? तो इसको लिखने वाला था डिलोर जैक्स। किसने लिखा था? डिलोर जैक्स ने लिखा था। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं यूनेस्को की। यूनेस्को है, ये यूएनओ से संबंधित एक संस्था है, ये एक वैश्विक संस्था है। तो दोस्तों, बात करें कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। 16 नवंबर 1945 को हुई थी और 1946 ईस्वी में भारत इसका सदस्य देश बना था। कब बना था? 1946 में। तो दोस्तों, बात करें यूनेस्को की स्थापना तो 16 नवंबर को 1945 में हुई। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? तो आंद्रे जारोल, जो पहले यानी फ्रांस की सांस्कृतिक मंत्री थी, वो वर्तमान में यानी कि इसकी अध्यक्ष है। दोस्तों, बात करें कि यूनेस्को का पूरा नाम क्या है, तो इस यूनेस्को का पूरा नाम है राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन। यानी यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन, जिसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। आंद्रे जारोल इसके अध्यक्ष हैं। भारत इसका सदस्य बना था
1946 में स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 की, और उसने रिपोर्ट जारी की थी 21वीं सदी की, जिसका शीर्षक था लर्निंग द ट्रेजर विदिन। अब डिलोर जैक्स इसको लिखने वाले थे, डिलोर जैक्स। उसके बाद हम चर्चा करते हैं अगले बिंदु पे, शिक्षा का सर्वाधिक वर्णन भारत के संविधान के भाग और अनुच्छेदों में मिलता है। तो आगे हम चर्चा करते हैं शिक्षा का वर्णन भारतीय संविधान के अनेक भागों व अनुच्छेदों में मिलता है। शिक्षा का वर्णन भारतीय संविधान के अनेक भाग एवं अनुच्छेदों में किया गया है। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करें भाग 3 नाम है मौलिक अधिकार। अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार, यानी कि भाग 3 में अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार, इसका वर्णन किया गया है। दूसरी बात करें भाग 4 नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 45 में शिक्षा का वर्णन मिलता है कि प्रत्येक अभिभावक का ये दायित्व है कि अपने बच्चे को विद्यालय में दाखिल करेगा। उसके बाद हम बात करें नंबर 3 भाग 4 के अनुच्छेद 51 के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के 11वां मौलिक कर्तव्य 11वां मौलिक कर्तव्य। उसके बाद हम बात करें नंबर 4 अनुच्छेद 350 के कि बालक की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए, या बालकों को प्राथमिक या प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में देनी चाहिए। ये जो भाग है इनमें शिक्षा का वर्णन दिया गया है। तो दोस्तों हमने इस पे बड़ा आगे हम चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान के कौन से संशोधन के द्वारा शिक्षा को आधार प्रदान किया गया। अगली हम बात पढ़ेंगे कि आरटीई को आधार प्रदान करने का कार्य किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया।
हाँ दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से हम पूरे शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अध्याय उसकी धाराओं का वर्णन करेंगे। ये बेसिक बातें हैं कि आरटीई को आधार प्रदान करने का कार्य संविधान का कौन सा संशोधन हुआ जिसको यानी कि आधार प्रदान किया गया। तो दोस्तों ऐसी बात करें तो ये बात थी 86वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया। और दोस्तों इसके द्वारा 11वां मौलिक अधिकार या मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया यानी कि आरटी को आधार प्रदान करने का कार्य किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा किया गया। इसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसका संबंध है 6 से 14 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए अर्थात 6 से 14 वर्ष के बालकों का यानी इससे संबंध है। दोस्तों बात करें कि जो संविधान संशोधन हुआ था 86वां 2002 में, इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो बात करें प्रधानमंत्री, तो इस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और दोस्तों बात करें इस समय राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति कौन था। तो राष्ट्रपति थे मिसाइल मैन, कौन, डॉक्टर अब्दुल कलाम। हाँ जी, यानी कि 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था जिसके द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जिसका संबंध 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा दिलाना। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम थे। उसके बाद हम बात करें कि भारत है वो विश्व में 135वां देश है जिन्होंने शिक्षा को अधिकार के रूप में स्वीकार किया। तो हम बात करते हैं आगे, इसी आधार पर भारत विश्व का 135वां देश है, 135वां देश है। भारत विश्व का 135वां देश है जिसने शिक्षा को अधिकार के रूप में घोषित किया। हाँ दोस्तों, भारत विश्व का 135वां देश है। आगे हम बात करते हैं, अब हम बात करेंगे आगे आरटीई के संवैधानिक प्रावधान या बोले तो आरटीई की संवैधानिक
प्रक्रिया। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों बात करें कि आरटीई 2009 था कि उसकी संवैधानिक प्रावधान क्या था, उसकी प्रक्रिया कैसी थी, अर्थात राज्यसभा ने कब स्वीकार किया, लोकसभा ने कब स्वीकार किया, राष्ट्रपति ने कब स्वीकृति दी, आदि बातों पे हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों बात करें कि आरटीई के संवैधानिक प्रावधान में सर्वप्रथम हम बात करें कि आरटीई को राज्यसभा ने 20 जुलाई 2009 को पारित किया। आरटीई को राज्यसभा ने 20 जुलाई 2009 को पारित किया और लोकसभा ने, तो आरटीई को लोकसभा ने 4 अगस्त 2009 को पारित किया। 4 अगस्त 2009 को लोकसभा और 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा। नंबर 3, आरटीई को राष्ट्रपति ने 26 अगस्त 2009 को स्वीकृति प्रदान की। यानी राष्ट्रपति ने क्या कर दिए, 26 अगस्त 2009 को अपने हस्ताक्षर कर दिए और आरटीई जो विधेयक था वो एक कानून बन गया, शिक्षा का अधिकार अधिनियम अर्थात राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। दोस्तों बात करें कि आरटीई को राष्ट्रपति ने 26 अगस्त 2009 को स्वीकृति प्रदान की, तो उसके बाद 1 अप्रैल 2010 को आरटीई 2009 संपूर्ण भारत में समानता के साथ लागू हुआ। केवल बात करें जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। लेकिन दोस्तों वर्तमान की जब बात की जाए तो आरटीई 2009 जम्मू कश्मीर में भी लागू है। इसकी हम चर्चा जब आरटीई की धाराएं पढ़ेंगे, जब धारा 1 पढ़ेंगे उसमें हम इसकी चर्चा करेंगे। तो वर्तमान में तो समय लागू है, लेकिन जिस समय लागू हुआ था उस समय की बात है क्योंकि संविधान की धारा 370 के अनुसार जम्मू कश्मीर का संविधान की कार्यपालिका अलग थी, तो उसी समय वो अलग था। लेकिन वर्तमान में बात करें तो संपूर्ण देश में है, लेकिन 1 अप्रैल 2010 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ था। दोस्तों बात करें इस समय जब ये लागू हुआ था तो भारत में यूपीए की गठबंधन सरकार थी। गठबंधन की सरकार थी। जब आरटीई 2009 लगा था उस समय यूपीए की गठबंधन सरकार थी और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थी।
मोहन सिंह थे। और यदि बात करें राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? प्रतिभा पाटिल। कौन थी? प्रतिभा पाटिल। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल उस समय कौन थी? भारत की राष्ट्रपति थी। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। यूपीए गठबंधन की सरकार थी और जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण देश में 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। तो दोस्तों प्रतिभा पाटिल है वो राजस्थान की प्रथम महिला राज्यपाल भी रह चुकी है। तो दोस्तों इस पे हमने चर्चा की है। आगे हम बात करेंगे कि राजस्थान में, क्योंकि संपूर्ण भारत में लगा था 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन राजस्थान में आरटी अधिनियम 2 बार लागू हुआ था। एक बार तो 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन राजस्थान की बात करें, राजस्थान में आरटी अधिनियम 2009 को 29 मार्च 2010 को 29 मार्च 2011 को संशोधित किया और इसे पुनः 1 अप्रैल 2011 को लागू किया था। दोस्तों अगर संपूर्ण भारत की बात करें तो 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन राजस्थान में आरटी 2009 को 29 मार्च 2011 को संशोधित किया और इसे पुनः 1 अप्रैल 2011 को इसे लागू कर दिया। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आरटी 2009 की प्रमुख विशेषताएं। आरटीई 2009 की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या विशेषताएं, इसकी हम चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम बात करें कि आरटीई ने समावेशी शिक्षा पर अधिक बल दिया, ज्यादा महत्व दिया। तो पहली विशेषता, आरटीई ने समावेशी शिक्षा को अधिक महत्व दिया, या कह सकते हैं सर्वाधिक महत्व दिया, सर्वाधिक महत्व दिया। दोस्तों बात करें समावेशी शिक्षा किसे कहेंगे, तो दोस्तों समावेशी शिक्षा है, हम उसे कह सकते हैं कि एक तो सामान्य बालक और एक होते हैं दिव्यांग या विकलांग बालक जो अंग रहित हैं। तो दोस्तों सामान्य या दिव्यांग या विकलांग बालकों को एक ही छत के नीचे एक ही अध्यापक के द्वारा एक समान विषय को पढ़ाया जाए, एक साथ शैक्षणिक क्रियाएं करवाई जाए, तो उसे हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो समावेशी शिक्षा क्या है कि ऐसी शिक्षा जिसमें सामान्य बालकों को और विकलांग या दिव्यांग बालकों को एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में पढ़ाया जाता है, उसे हम कौन सी शिक्षा कहेंगे? समावेशी शिक्षा कहेंगे। दोस्तों बात करें समावेशी शिक्षा की अवधारणा, तो समावेशी शिक्षा की अवधारणा को भारत ने अमेरिका तथा
कनाडा से लिया है। किससे लिया है? यानी समावेशी शिक्षा की अवधारणा को भारत ने कहां से अपनाया? अमेरिका तथा कनाडा से। समावेशी शिक्षा क्या होती है कि सामान्य और विकलांग बालकों को एक साथ एक ही समूह में एक ही छत के नीचे एक अध्यापक के द्वारा एक समान विषय को पढ़ाया जाए, एक समान क्रियाविधि करवाई जाए, उसे हम कहते हैं समावेशी शिक्षा। यानी समावेशी शिक्षा पहली जो विशेषता आरटी ने समावेशी शिक्षा का सर्वाधिक महत्व दिया। हम अगली विशेषता की बात करते हैं। नंबर 2, आरटीई ने CWSN बालकों की शिक्षा को शामिल किया। दूसरी विशेषता है शामिल किया। अब बात करें आरटी ने CWSN बालकों की शिक्षा को शामिल किया। अब बात करें CWSN का पूरा नाम क्या है? C से बनेगा चाइल्ड, W से बनेगा विद, S से बनेगा स्पेशल, N से बनेगा नीड यानी आवश्यकता। इसका अर्थ बनेगा विशेष योग्यता या विशेष आवश्यकता के बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक, जिसे हम विशिष्ट बालक भी कह सकते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक जो होते हैं दिव्यांग और विकलांग होते हैं। यानी कि आरटी ने CWSN बालकों की शिक्षा को इसमें शामिल किया है। उसके बाद हम बात करेंगे आगे हम बात करेंगे जो अगर हमें कहा कि आरटी ने CWSN बालकों की शिक्षा शामिल किया, तो उसमें कहा कि CWSN बालकों को यू आकृति या गोलाकार आकृति में बैठाया जाना चाहिए। यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनको कक्षा में या तो यू आकृति में या गोलाकार आकृति में बैठाकर शिक्षा देनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें CWSN बालकों को पढ़ाने के लिए दो तकनीकों को काम में लाया जाना चाहिए। पहली है सहयोगात्मक शिक्षण तकनीक। दूसरी है साथी संगी शिक्षण तकनीक। यानी कि CWSN बालकों को पढ़ाने के लिए दो तकनीकों को काम में ले जाना चाहिए। एक तो सहयोगात्मक शिक्षण तकनीक, जिसमें क्या करता है अध्यापक बालकों का सहयोग करता है। और दूसरी जो है साथी संगी शिक्षण तकनीक, इसमें क्या करता है
कि जो सामान्य बालक कक्षा के वो विकलांग बालकों को यानी कि पढ़ाते हैं या उनका सहयोग करते हैं। ये 2 प्रकार की तकनीक काम में ली जानी चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे और कल के वीडियो में हम पार्ट 3 पढ़ेंगे RT 2009। तो आज के लिए धन्यवाद। और दोस्तों चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम हर वीडियो जो अपलोड करें वो आप तक पहुंच सके। थैंक यू।